हम गूढ़ जानकारी ले रहे हैं भारतीय संविधान की। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित शब्दावलियाँ, उन पे डिस्कशन बहुत सारे हुए। अभी अनुच्छेदों को हम देख रहे हैं। तो कल तक हमने अनुच्छेद 21 को देखा। उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के वाद हैं प्रमुख उनको हमने देखा। अब हम अनुच्छेद 21 क देखते हैं। अनुच्छेद 21 का क जो है ये मूलतः संविधान में नहीं था। तो संविधान में एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 में अर्थात मूल अधिकार के भाग में अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित करके 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा 6 से 14 वर्ष, बहुत टेक्निकल टर्म है, बहुत कभी कभी 12 दे देता है तो लोग कंफ्यूज होकर वो भी सही मान लेते हैं। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने को उनके मूल अधिकार के रूप में राज्य का दायित्व घोषित कर दिया गया। और इस अनुच्छेद को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह की भाषा मिलेगी कि राज्य ऐसी रीति से, क्या राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। ठीक, इसी संशोधन में जो 86वां संशोधन था, इसमें भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित कर दिया गया और यह निर्देश दिया गया, यह ऑर्डर दिया गया कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक, ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा, ताकि ये 6 से 14 वाला काम तभी पूरा होगा जब 0 से 6 उसको आप एक आधार देंगे। तो इसके लिए नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा भी अब तीसरा जो स्टेप है ये देखना था कि घर वाले भी जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उन पर भी कुछ कर्तव्य लागू किया जाए। तो अनुच्छेद 51 का क जो मूल कर्तव्य है, पहले 10 मूल कर्तव्य थे तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया इसी संविधान संशोधन के माध्यम से, अर्थात ट जोड़ दिया गया। ठीक, ट में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाने को उनके माता पिता या जो गार्जियन होगा, संरक्षक होगा, उसका मूल कर्तव्य घोषित कर दिया गया। तो माता पिता या गार्जियन का मूल कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हों उनको शिक्षा उपलब्ध कराएं। उनको एक प्रकार से ये कर्तव्य हो गया कि उनको शिक्षा के लिए बाहर भेजें। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है कि मूल संविधान में तो ये उपबंध थे नहीं, या थे अगर पूछा जाए तो हाँ थे। कहाँ पर थे? तो अनुच्छेद 45 में ही थे। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व में थे, वो मूल अधिकार के रूप में नहीं थे, न तो कर्तव्य में थे। तो मूल संविधान में 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में उल्लेखित था। लेकिन राज्य की, आप पता है कि निःशुल्क शिक्षा देने की स्थिति में राज्य नहीं था। शुरुआत में ताजे आज़ादी मिली थी और वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब थी। बाद में अकाल, कहीं सूखा, कहीं भूखमरी, इन सब चीज़ों से जूझ रहा था देश। तो राज्य भी चूँकि तत्कालीन स्थिति वित्तीय कमज़ोर थी उसकी, तो इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकार के रूप में राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया था। अगर मूल अधिकार के लिए बनाता तो लोग पहुंच जाते अदालत, न्यायालय पहुंच जाते हैं अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के कि ये देखिए लागू नहीं कर रहे हैं या उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। लागू करवाने के लिए पहुंच जाता अनुच्छेद 21 को अगर शुरुआत में ही दे दिया गया होता तो शुरुआत में नहीं दिया गया था। इसीलिए मूल अधिकार में क्यों नहीं रखा गया था, कभी पूछा जाए तो ये आप पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा, है ना।
कि मूल अधिकार में क्यों नहीं रखा गया था। बाद में 2002 में जाकर के ये विधि बनानी पड़ी। उसका कारण क्या है? तो यही कारण है कि इसको नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करवाया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं है, मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। वहां भी रखा जा सकता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य स्वयं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो इसलिए इतना ज्यादा विचार उस पर नहीं। लेकिन मूल अधिकार में बाद में जोड़ा गया, तो उसका कारण आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों में आप केरल राज्य में देख लें या कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां पर नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करके इस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए प्रयास किए गए। ऐसी बात नहीं कि एकदम शून्य रहा, ऐसा नहीं है। विभिन्न राज्यों में इसके लिए तमाम प्रयास हुए, लेकिन सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, आर्थिक तंगी, ये सब ऐसे कारण रहे कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र या बहुत बड़ा हिस्सा, सामान्य उनका जो मनोविज्ञान था, लोगों का वहां के, वो बालकों को या छात्रों को या बच्चों को वो शिक्षा के लिए स्कूल भेजने के अनुकूल नहीं था। तमाम ऐसे गरीब परिवार थे जो सिर्फ इसलिए बच्चों को पैदा करते थे कि ये घर का काम करेंगे या बाहर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, और इस तरह से उनकी पारिवारिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी सुधरेगी, उनको 2 जून की रोटी मिलेगी। तो इसका प्रयास करते थे, इसके लिए सोचते थे, न कि ये सोचते थे कि इनको हम शिक्षा के लिए भेजेंगे। तो ये स्थिति थी, इतनी दयनीय स्थिति। आज भी कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से, लेकिन हाँ, शिक्षा के अधिकार के आने के बाद, निःशुल्क शिक्षा देने के बाद, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के बाद, सरकार के तमाम NGOs के तमाम प्रयासों के बाद आज स्थिति काफी सुधरी है। तो सामाजिक भेदभाव, आर्थिक तंगी, आर्थिक असमानता, ये सभी कारण थे जिसके कारण लोग भेजते नहीं थे बच्चों को। इसके अलावा राजनीतिक उदासीनता भी थी। कहीं आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, कहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा था, ठीक है, कहीं कुछ चल रहा था, तुष्टीकरण चल रहा था। तो ये सब मुद्दे, जातिवाद कहीं चल रहा था, कहीं क्षेत्रवाद चल रहा था, कहीं अलगाववाद चल रहा था। तो इन सब मुद्दों के आगे ये शिक्षा प्रदान करने वाला जो मुद्दा था वो दब गया था। तो राजनीतिक उदासीनता, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुआ। इसके अलावा शिक्षा का व्यावसायीकरण भी हुआ। बड़े बड़े पूंजीपति जो वर्ग हैं, उन्होंने बड़े बड़े सुविधाजनक स्कूल खोल दिए, जिससे जो सरकारी स्कूल थे उनका एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शून्य था। तो लोगों ने सोचा कुछ भी करके, खेत बेच करके ही बच्चों को पढ़ाओ, तो ऐसे ही स्कूल पढ़ाओ, सरकारी स्कूल में पढ़ाकर होगा क्या। तो धीरे धीरे ये धारणा बनी। आज तो ज़्यादा हो गई है, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजता, लेकिन पहले चूँकि पैसा कम था लोगों के पास, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते थे, जो थोड़ी बहुत भी फीस लगती थी भेजते थे, क्योंकि मजबूरी रहती थी। तो सुविधाएं न तब थी न तो आज हैं। हाँ, तब ये होता था कि टीचर्स थोड़ा ध्यान देते थे, पढ़ाते थे। आज के जो टीचर्स हैं, शायद उनका पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो तमाम मुद्दे हैं, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, तब भी थे, लेकिन आज आज व्यवसायीकरण शिक्षा का बहुत हो गया है। तो उस समय जो था, उस समय शिक्षा का तेजी से व्यवसायीकरण हुआ था, जिसने इस लक्ष्य को, निःशुल्क शिक्षा देने के लक्ष्य को और ज़्यादा कठिन कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, कल हमने चर्चा की थी, 1993 में। इस मामले में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय ऐसा किया था। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। ठीक, सभी ओर से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने की मांग उठाई जाती रही। तमाम NGOs ने, तमाम सरकारी संगठनों ने, तमाम जो बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने इसकी मांग उठाई। इसके फलस्वरूप तब जाकर के 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। अब प्रश्न यह उठा कि इसे क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। जब शिक्षा अधिकार लागू हो गया, मूल अधिकार बना दिया गया, तो ये प्रश्न है, आज भी है, कि कैसे क्रियान्वित किया जाएगा।
तो मुख्य मुद्दा यह है दोस्तों कि आज देश की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या देखें तो करोड़ों में है, छोटी मोटी संख्या है नहीं। और राज्य के पास कितने विद्यालय हैं, कितने शिक्षक हैं, जो खाली सीटें हैं वो तक नहीं। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक ही शिक्षक है, एक ही शिक्षक पूरे विद्यालय को चला रहा है, ऐसी स्थिति है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। तो राज्य अब क्या कर रहा है, केवल जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनको मान्यता दे रहा है, वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। आज देखेंगे बहुत सारे गैर वित्तीय संस्थान खुल रहे हैं जिनको सहायता नहीं मिल रही है, सरकार केवल मान्यता दे रही है, मान्यता देकर अपना पीछा छुड़ा ले रही है। और प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, मान्यता पाने के बाद वो अपने अनुसार फीस वसूलते हैं। तो ज़्यादा फीस होने के कारण हर कोई सक्षम नहीं हो पाता है शिक्षा प्रदान कराने में। तो राज्य अपना कोटा पूरा कर लेता है कि हमने देखिए ये विद्यालय को मान्यता दे दी, इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत कुछ और हो जाती है। क्योंकि मान्यता प्राप्त करने के बाद जो वित्तीय संस्थान है, जो गैर वित्तीय या गैर वित्त पोषित स्कूल हैं, वो मनचाही फीस वसूल करते हैं, इस तरह से आर्थिक शोषण करते हैं। अधिकांश माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय अगर आप देखें तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं और निःशुल्क शिक्षा की बात वहाँ पर बेमानी है। शिक्षा का इस तरह से पूरी तरह व्यवसायीकरण हो गया है। निबंध में भी लिखेंगे तो ये सब मुद्दे आपको याद रहेंगे। अधिकांश प्राइवेट क्षेत्र के विद्यालय धन कमाने के कारखाने बन गए हैं। मीन्स कि वो जूते, मोजे, कपड़े, किताबें, जो बैग हैं, कुछ भी हो, टाई, आपकी छोटी छोटी चीज़, पेन भी लेना हो तो स्कूल की पेन आ गई है भाई, पूरी फैक्ट्री हो गई है वो। कुछ भी खरीदना हो कोई स्कूल से खरीदना है, किताबें खरीदनी है तो उस स्कूल से खरीदनी है, ठीक है, ड्रेस खरीदना है स्कूल से खरीदना है। और साल एक वर्ष में 8 10 ड्रेस मजबूरी है आपकी खरीदना, इस तरह से कर देंगे, इस तरह के प्रोग्राम बना देंगे। खेल के लिए अलग ड्रेस पहनना है। कुछ तो ऐसे स्कूल हमने देखे हैं कि मंडे को इस कलर का कपड़ा पहनना है और ट्यूसडे को इस कलर का पहनना है, तो हर दिन हर कलर का कपड़ा। इस तरह से क्या होगा, वो कारखाना और मजबूत होगा, है ना। उनको एक बाज़ार भी मिल गया है जो और कहीं और जा भी नहीं सकता, उन्हीं से खरीदना पड़ेगा, तो मनमाने दाम में वो बेचेंगे भी। तो ये स्थिति है। तो इस तरह से कारखाने बन गए हैं। समाज के जो संपन्न लोग हैं, अगर देखा जाए बहुतायत में, तो उन्हीं के बच्चे बड़े स्कूलों में जो ऐसे वित्तीय संस्थान है, लूट के जो अड्डे हैं, वहाँ पर जा पाते हैं, शिक्षा पा पाते हैं। शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकार हो जाने के कारण, हालांकि जब मूल अधिकार हो गया तो व्यक्ति इसे लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकता है। ये कह सकते हैं तो मूल अधिकार है, हम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय सरकार को आदेश दे सकता है, क्यों? क्योंकि मूल अधिकार है। किंतु यदि हमें, मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका घर है इलाहाबाद में, किसी मान लीजिए अल्लाहपुर में है, और राज्य कहती है कि भैया हमको, हम जो है ठीक है शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, हमारा एक स्कूल है, वो है मान लिया सोनभद्र में है, ठीक। तो अब क्या स्थिति रहेगी, राज्य तो अपना कोटा पूरा कर देगा, ठीक है हम तो उपलब्ध करा रहे हैं, आप अब शिक्षा दिलाइए। अब आप सोनभद्र कैसे भेजेंगे उसे? तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि इतना आसान नहीं है इसको लागू करवाना भी। तो यदि किसी स्थान पर विद्यालय ही नहीं खुले हैं, और यदि खुले हैं तो दूसरी एक समस्या है कि अध्यापक ही नहीं है या पर्याप्त अध्यापक नहीं है, ये भी एक समस्या है। तो शिक्षा के मूल अधिकार पर बात करना या प्राप्त कराना एक दीवा स्वप्न ही नजर आता है। राजनीतिक कारण से संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना देने मात्र से समस्या का निराकरण नहीं हो पाएगा। संसार के किसी देश में यह दायित्व केवल सरकारों का नहीं है, बल्कि समाज की, चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हों, उनको भी इस दिशा में पर्याप्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति का लाभ हर एक छात्र तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक अगर नहीं पहुंचता है तो वो भी फेल्योर मानी जाएगी। यही कारण है कि कमल गुप्ता बनाम उत्तराखंड राज्य, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, 2018 का केस है। कमल गुप्ता बनाम उत्तराखंड राज्य
के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उन अनुच्छेद 21 क के अधीन सामान्य बच्चों के समान दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का समान अधिकार है। तो इसको विस्तारित किया गया। शिक्षा का अधिकार बहुत ही व्यापक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, न सिर्फ उनको समाहित करता है बल्कि नीति निर्देशक तत्वों के साथ अगर पढ़ें अनुच्छेद 45 के साथ, तो 0 से जन्म से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना सुनिश्चित कराता है। लेकिन ये लक्ष्य तक तभी पहुंचेगा जब इसमें जो मौजूद खामियां हैं जिनके बारे में हमने कुछ चर्चा की, इनको दूर किया जाएगा। इस तरह की बहुत ढांचागत सुविधाएं भी हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल आपने देखे होंगे बिहार में कि बरसात के दिनों में या कुछ मौसमों में स्कूल तक जाना बहुत ही दुविधाजनक हो जाता है। मतलब लोग नदी को पार करके जाना होता है। ऐसी स्थिति में भी शिक्षा बच्चे प्राप्त करते हैं। तो या तो जान को दांव पे लगा करके नदी पार करके शिक्षा ग्रहण करने जाए, या फिर उतने समय तक शिक्षा ग्रहण करने न जाए, तो ये स्थिति हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये तो मैं बस आपको एक समस्या बताया, ये 2-3 समस्याएं बताया। आप देखेंगे जमीन स्तर पे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। गरीबी, बेरोजगारी तो है ही, लेकिन ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जो समस्याएं हैं, मूलभूत ढांचा संबंधी है, शिक्षकों की कमी संबंधी है, अन्य सुविधाओं से संबंधी है, मनोवैज्ञानिक सुविधाओं से संबंधित है, बहुत सारे इसके कारण हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये मुद्दा है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। अनुच्छेद 22 का जो शीर्षक आप पढ़ेंगे तो लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अर्थात गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। कल मैंने बताया था अनुच्छेद 21 का पूरक है ये खंड। अनुच्छेद 20 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया। अनुच्छेद 21 के ही पूरक खंड हैं, ये सप्लीमेंट्री हैं। ये गिरफ्तारी की विधिक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं कि कोई गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, और वो प्रक्रिया जो होगी वो युक्त होनी चाहिए। किसी को मनमाने पूर्ण तरीके से आप गिरफ्त में नहीं रख सकते हैं। आप जब बेयर एक्ट देखेंगे तो इसमें अनुच्छेद 22 में कुल 7 उपखंड आपको देखने को मिलेंगे, 7 खंड मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनमें से खंड 1 और खंड 2 ये सामान्य गिरफ्तारी के बारे में अधिकार हैं। सामान्य विधि के अंतर्गत जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है। खंड 1, 2 और 3 सामान्य गिरफ्तारी के बारे में आपको बताते हैं, उस समय अधिकार क्या हैं। और खंड 4 से खंड 7 जो है ये निवारक निरोध के अधीन किसी को जब गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उसका ये वर्णन करता है। अनुच्छेद खंड 4 से 7 22 का। खंड 1 में क्या है कि व्यक्ति को निरोध से संरक्षण की स्वतंत्रता है। इसमें 3 चीजें हैं। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होगा जिसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा यह है कि अपने वकील से परामर्श पाने का अधिकार होगा। तीसरा कि वकील से अपनी रक्षा कराने का अधिकार होगा। ठीक है, जो भी है फीस उस दे करके वकील से अपनी रक्षा कराने का भी अधिकार होगा। इस संदर्भ में एक केस आया था, हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य 1979। हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य 1979। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, गरीब है, गिरफ्तार किया गया है और ऐसी स्थिति में वकील करने के लिए पैसा नहीं है, प्रतिरक्षा कराने का पैसा नहीं है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। मतलब निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना उसका मूल अधिकार है। ये किस मामले कहा गया? हुस्न आरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य में। खंड 2 में क्या कहा गया है कि खंड 2 में 3 बातें हैं। इसमें भी खंड 2 में भी वो क्या है? 2 बातें हैं महत्वपूर्ण। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। हालांकि इस 24 घंटे में वो समय नहीं होगा जिसमें जो ले आने का समय, जो रास्ता तय करने का समय, उसको नहीं गिना। जैसे कि किसी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया, मुंबई ले जाना है, तो 24 घंटे के समय में उस समय को घटा दिया जाएगा जो समय लखनऊ से मुंबई तक ले जाने में तय हुआ है। अर्थात मान लीजिए 24 घंटे में लखनऊ से मुंबई पहुंचते हैं, तो ये 24 घंटे का समय काट दिया जाएगा। फिर 24 घंटे मतलब कुल 48 घंटे
यहाँ पर आप दे सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पे 24 घंटे उस समय को माना जाएगा जब बम्बई में आप ले जा रहे हो, और वहाँ पर 24 घंटे का समय काउंट होगा आपका। ये रास्ते का समय काट दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। एक दूसरी बात और है खंड 2 में कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी को 24 घंटे से अधिक समय के लिए गिरफ्तार नहीं रखा जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं। खंड 3 में क्या है, खंड 3 यहाँ दिया नहीं, डायरेक्ट पढ़िए। खंड 3 में क्या है कि अन्य देशी शत्रु दो लोगों को, अन्य देशी शत्रु और दूसरा निवारक निरोध के अधीन। निवारक निरोध अभी चर्चा करेंगे क्या है, क्या उपयोगिता है इस कानून की। तो निवारक निरोध के अधीन किसी को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उसको अनुच्छेद 22 के खंड 1 और खंड 2 में जो संरक्षण है, अर्थात वकील से परामर्श लेने का, गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराने का, प्रतिरक्षा कराने का, और ये जो आपका 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करने का, ये सभी अधिकार उसको नहीं प्राप्त होंगे, ठीक है। तो किसको किसको, अन्य देशी शत्रु को और निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को। लेकिन अन्य देशी शत्रु को क्या अधिकार होंगे, यहीं से मौन हो जाता है पूरा संविधान। लेकिन निवारक निरोध के अधीन किसी को कितने समय के लिए रखा जा सकता है, उसके क्या अधिकार होंगे, उसके लिए खंड 4 और 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 22 का 4 से 7 तक, तो यहाँ प्रावधान है। क्या है, चारों हम बता दे रहे हैं आपको। पहली बात कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है निवारक निरोध के अधीन, उसको अपने निरुद्धि का, अपनी गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार होगा। दूसरा कि वो अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध आवेदन कर सकता है, ये अधिकार होगा। तीसरा कि कोई एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी अनुमति के बिना 3 माह से अधिक किसी को इस तरह से अवरुद्ध नहीं रखा जाएगा, ये तीसरा अधिकार है। मतलब निवारक निरोध के अधीन किसी को अधिकतम 3 माह के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इस 3 माह की अवधि को घटाकर 2 माह कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया है, ये प्रवर्तित नहीं है, इसलिए वर्तमान में 3 माह का ही नियम लागू है, ठीक है। चौथा क्या अधिकार है कि विधि में निर्धारित जो अवधि होगी उस मामले में, जिस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, अधिकतम अवधि से ज़्यादा उसको अवरुद्ध नहीं रखा जाएगा किसी भी कीमत पे। तो ये 4 अधिकार किसको मिले हैं, निवारक निरोध विधि के अधीन जिसको गिरफ्तार किया गया है। देशीय जो शत्रु है, अन्य देश का जो शत्रु व्यक्ति है, उसको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए कोई अधिकार यहाँ पे नहीं दिया गया है अलग से, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब अनुच्छेद, हम निवारक विधियों की बात करें, निवारक निरोध विधि की, तो देखिए राज्य के अस्तित्व, राज्य का संचालन और अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए, उनके जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए और तमाम स्वतंत्रता और समानता आदि अधिकारों को बनाए रखने के लिए इनके जो विरुद्ध, मूल अधिकार विरुद्ध, राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध चुनौती खड़ा करने वाली शक्तियां, चाहे व्यक्ति हो चाहे समूह हो, उनको रोकने के लिए राज्य द्वारा निवारक विधियों का निर्माण किया जाता है। निवारक विधियां मतलब अपराध होने के पहले ही पता लगा लें और उसको निवारित कर दें, अपराध करने से रोक दें, ऐसी विधियों को निवारक विधियां कहते हैं। तो जिसके माध्यम से ऐसी चुनौती पैदा करने की दिशा में लगे व्यक्तियों को उनके द्वारा कोई कार्य करके किसी घटना को अंजाम दें, इससे पहले ही रोक दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी विधियां सामान्य विधियों की तुलना में आपवादिक एवं कठोर समझी जाती हैं, क्योंकि जब अपराध नहीं किया है तो गिरफ्तारी कैसी। लेकिन बड़े अपराध को रोकने के लिए, बड़े वाकये को रोकने के लिए ऐसा किया जाना राज्य के हित में होता है, ठीक है। क्योंकि जहां सामान्य विधियों के अधीन किसी व्यक्ति पे अपराध करने का आरोप लगने पर ही उसे गिरफ्तार निरुद्ध किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, वहीं इन विधियों की कमी अगर हो तो हम किसी को कोई आतंकवादी गतिविधि या अलगाववादी गतिविधि या देश को तोड़ने की गतिविधि करने से कैसे रोक पाएंगे। वो कहेगा हमने तो ये किया ही नहीं, आप पहले ही गिरफ्तार कर ले रहे हो। तो ऐसा कोई काम न करें, उससे रोकने के लिए इन विधियों का बनना आवश्यक है, ठीक है। तो इसके अधीन ही गिरफ्तारी के जो जिसको की जाएगी उसी की बात अनुच्छेद 22 के खंड 4 से खंड 7 में किया गया है। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जो निवारक विधियां हैं, खास करके अपनी प्रकृति से देखें, निवारक विधियां आपातकाल के दौरान जो सामान्य लोग हैं उनके विरुद्ध राज्य को उपलब्ध विशेष शक्तियों का
गैर आपातकाल के दौरान कुछ निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग संभव बनाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो सामान्य जो नागरिक हैं उनके भी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। वहीं जब मूल अधिकार उनका लागू रहता है अर्थात जो सामान्य स्थिति है, तो ऐसे विशेष व्यक्ति जो इस तरह के उत्पात करने जा रहे होते हैं उनको रोकने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको मीसा कानून याद होगा। मीसा हो गया, रासुका हो गया, जो अक्सर उत्तर प्रदेश में आप सुनते होंगे। इसके पहले टाडा, पोटा, ये सभी निवारक विधियां ही रही हैं, बहुत चर्चित निवारक विधियां रही हैं। जिस सलाहकार बोर्ड की हमने बात की, सलाहकारी बोर्ड की सलाह के बिना 3 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है अनुमति के बिना। तो इस सलाहकारी बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सदस्य कौन हो सकते हैं? या तो हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश जो सेवा में हैं, या फिर हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति। तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो 3 प्रकार के लोग इस सलाहकारी बोर्ड में हो सकते हैं। पहला याद रखिएगा, पूछ सकता है, कभी पूछा नहीं है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर योग्यता रखने वाले न्यायाधीश हो सकते हैं जो योग्यता रखते हो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। अब ये निवारक निरोध ध्यान रखिएगा, ये केवल केंद्र बना सकता है या राज्य बना सकता है, या दोनों बना सकते हैं। तो दोनों बना सकते हैं, अर्थात ये समवर्ती सूची में है। 7वीं सूची के अनुसूची के समवर्ती सूची में निवारक नज़रबंदी या निवारक निरोध संबंधी प्रावधान है।